रात का समय था। आसमान में काले बादल घेर आए थे, हर तरफ नमी फैली हुई थी और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। निर्जरा गांव से वीरेंद्र और उसकी गर्भवती पत्नी सावित्री बैलगाड़ी पर सवार होकर शिवपुरी की ओर जा रहे थे। यह सफर बहुत जरूरी था क्योंकि शिवपुरी में सावित्री की बहन की शादी थी। गांव भर में शादी की तैयारियों का शोर गूंज रहा था और सावित्री तो सुबह से ही शादी की बातें करती जा रही थी। उसके चेहरे की चमक और उत्साह साफ झलक रहा था। वीरेंद्र जी, इस बार की शादी बहुत शानदार होगी। मैं तो माँ बनने से पहले जी भर के पकवान खा लेना चाहती हूँ। मेरा मन तो अभी से जलेबी के लिए ललचा रहा है। खा लेना मेरी प्यारी, लेकिन ध्यान रखो, तुम 2 लोगों का बोझ उठा रही हो। रास्ता लंबा है और मौसम बिगड़ता लग रहा है। बादल कुछ ज्यादा ही घिराए हैं। आप चिंता मत करो वीरेंद्र जी, मैं हूँ ना। हम दोनों मिलकर किसी भी मुसीबत को हरा देंगे। बस यही जज्बा बना रहे सावित्री, क्योंकि सफर कभी कभी वैसे नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। इतनी ही देर में आसमान से बिजली कड़क उठी और बादलों की गड़गड़ाहट इतनी भयानक थी कि बैल भी सहम कर ठिठक गई। अचानक बारिश तेज हो गई और ठंडी हवाओं ने मानो हड्डी तक को जमा दिया। वीरेंद्र जी, ये कैसी कड़कड़ाहट है? बैल भी डर गए और देखो दूर सामने वो रुद्र हवेली खड़ी है। क्या हमें सच में वहीं जाना पड़ेगा? इसकी हालत तो देखो, जैसे बरसों से कोई यहाँ आया ही ना हो। मजबूरी है सावित्री, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है और हवाओं ने तो हड्डियां जमा दी हैं। अगर यहीं खड़े रहे तो और मुश्किल हो जाएगी। मजबूरी में दोनों ने बैलगाड़ी रोक दी और पास ही खड़ी पुरानी हवेली की ओर बढ़ चले। रास्ते भर सन्नाटा ऐसा था कि सिर्फ बूंदों की टप-टप और बैलों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे एक अजीब सी बेचैनी दोनों के दिलों में राज करने लगी हो। जैसे ही हवेली के पास पहुंचे, उसका डरावना रूप सामने आ गया। टूटी फूटी खिड़कियां, उखड़ी हुई दीवारें, काई से भरा आंगन और नमी की सीलन, मानो वर्षों से किसी इंसान ने इसमें कदम तक न रखा हो। लेकिन बारिश इतनी मूसलाधार थी कि हवेली के अंदर जाने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वीरेंद्र जी, ये हवेली मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। बड़ा अजीब सन्नाटा है चारों तरफ। मुझे अपने बच्चे के लिए डर लग रहा है। डर कैसा? अंदर चलकर थोड़ी देर आसरा ले लेते हैं। सन्नाटा ही तो है और कुछ नहीं। याद रख, डर हमेशा मन के भीतर होता है। चल, बैलों को बांधकर अंदर चलते हैं। वीरेंद्र और सावित्री जैसे ही हवेली में दाखिल हुए, ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजर गया। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे और खिड़कियों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था कि उनकी अपनी सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। हर कोने से सीलन और नमी की बदबू उठ रही थी, मानो हवेली ने अपने भीतर का रहस्य सालों से दबा कर रखा हो। वीरेंद्र जी, ये हवेली तो और भी डरावनी लग रही है अंदर से। देखो ना, हर तरफ जाले ही जाले हैं और ये सीलन की बदबू, जैसे यहाँ कोई बरसों से कैद हो। मेरी तो सांस अटक रही है। हाँ सावित्री, ये जगह सच में वीरान है, लेकिन मजबूरी में आसरा लेना ही पड़ेगा। हिम्मत रखो, हम थोड़ी देर रुककर सुबह होने पर निकल जाएंगे। हवेली बाहर से जितनी वीरान दिख रही थी, अंदर से उतनी ही रहस्यमय और अनोखी थी। तभी भीतर के एक कमरे से हल्की सी रोशनी झलकी। वे दोनों धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। और देखा कि भीतर एक छोटी सी लड़की
अपने हाथ में गुड़िया लिए खड़ी है और उसके पास ही एक बुजुर्ग महिला उसे देख रही थी। सफेद साड़ी पहने उस महिला के चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और उसकी आंखें मानो किसी छिपे हुए रहस्य को बयान कर रही हों। लड़की चुपचाप गुड़िया के सिर पर हाथ फेर रही थी, मानो किसी अनजानी धुन में खोई हो। अचानक महिला के होठों पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई, जिसने माहौल को और भी रहस्यमयी बना दिया। अरे बेटी, तुम लोग कौन हो? पहली बार देख रही हूँ तुम्हें। अपना नाम तो बताओ, और ये भी कि इस हवेली तक कैसे पहुँचे। अम्मा, मैं वीरेंद्र हूँ, निर्जरा गांव से आया हूँ। ये मेरी पत्नी सावित्री है। इसके नाना के घर शादी है, उसी में शामिल होने हम शिवपुरी जा रहे थे। रास्ते में अचानक इतनी तेज बारिश और आंधी आ गई कि मजबूरी में बैलगाड़ी रोकनी पड़ी। हमें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई मिलेगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये हवेली भले पुरानी है, पर इसकी दीवारें हर आने जाने वाले की कहानियां संभाल कर रखती हैं। तुम आए हो तो अच्छा लगा। यहाँ आने वाला कोई खाली नहीं लौटता। इस चौखट पर कदम रखने वाला हर मेहमान अपनी एक नई दास्तान लेकर ही वापस जाता है। माँ जी, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आया और हम हवेली के अंदर चली आईं। सावित्री उस छोटी सी लड़की को देखकर थोड़ी देर के लिए अपना डर भूल गई और उसके पास जाकर बैठ गई। वीरेंद्र थक कर पास ही पड़े पलंग पर बैठ गए। दीदी देखो, ये मेरी गुड़िया रानी है। ये रात में भी मेरी बातें सुनती है और कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ती। कभी कभी तो ये खुद मुझसे बातें करती है। अगर तुम चाहो तो रानी तुम्हारे साथ भी खेलेगी, मगर याद रखना, ये सिर्फ उन्हीं से दोस्ती करती है जो सच्चे दिल से इसके पास आते हैं। सच? तो फिर मैं ही इसकी सबसे अच्छी दोस्त बनूंगी। मेरा बच्चा भी इससे दोस्ती करेगा। ये हवेली बड़ी अजीब है दीदी। कभी बहुत चुप लगती है और कभी अचानक हंसने लगती है। बेटी, ये हवेली कभी चहल पहल से भरी रहती थी। यहाँ शादियाँ होती थी, त्योहार मनते थे, मगर वक्त ने सब कुछ बदल दिया। अब ये दीवारें सिर्फ सन्नाटे को सुनती हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरती, चाहे हवेली कितनी भी अंधेरी और सुनसान क्यों ना हो। यही तो राज है बच्चे। कहते हैं इन दीवारों ने वो चीखें सुनी हैं जो कभी बाहर तक नहीं पहुंची। रातों की हंसी कब सिसकियों में बदल जाए कोई नहीं जान पाया। और जो भी बिना डर के इस हवेली में आता है, हवेली उसके दिल के भीतर छुपा डर खुद तलाश लेती है। जब वो डर जाग उठता है तो फिर कोई यहाँ से आसानी से नहीं निकल पाता। अम्मा, अगर हवेली ने सच में इतनी चीखें सुनी हैं, तो फिर यहाँ अब भी कोई क्यों नहीं दिखता? मुझे तो लगता है ये बस पुरानी कहानियाँ होंगी। मैं जानना चाहता हूँ कि सच क्या है। कहानियाँ तो हवेली की दीवारों में कैद हैं, और कहानियाँ कभी खुद नहीं बोलती। वे तो बस उन पर नजर डालती हैं जो सुनने की हिम्मत रखते हैं। वीरेंद्र ने नजर उठाकर उस बुजुर्ग महिला की आंखों में देखा तो उन्हें साफ लगा कि उस मुस्कान के पीछे कोई गहरा राज छुपा है। कमरे का सन्नाटा उस पल और गहरा हो गया। बाहर मूसलाधार बारिश लगातार बरस रही थी और ठंडी हवाओं की आवाज कानों को चुभ रही थी। धीरे धीरे सावित्री थक कर सो गई, मगर वीरेंद्र की आंखों में नींद नहीं थी। वे देर रात तक जागते रहे, मानो उनका दिल किसी अनहोनी का संकेत दे रहा हो। वीरेंद्र ने देखा कि सावित्री भी करवटें बदल रही है, शायद डर या बेचैनी के कारण।
रात किसी तरह धीरे धीरे कट गई। सुबह सुबह मौसम साफ होते ही दोनों हवेली से निकलने की तैयारी करने लगे। वे आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वो छोटी सी लड़की सावित्री के पास आई और कुछ धीरे से बोली। उसकी मासूम आवाज में एक अजीब सी कसक छुपी थी। दीदी, तुम चली जाओगी तो मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। रानी भी उदास हो जाएगी। काश तुम यहीं थोड़ी देर और रुक जाती। बेटी, तुम कितनी प्यारी हो। मैं भी तुम्हारे साथ और खेलना चाहती हूँ, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। मामा की शादी में देर हो जाएगी ना। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। बहुत सारी बातें करने के बाद वे दोनों आखिरकार हवेली से निकल पड़े। बारिश थम चुकी थी, मगर आसमान अब भी घने बादलों से घिरा हुआ था। सावित्री, तुम तो सच में बड़ी भावुक हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उस हवेली में जो कुछ देखा सुना वो इतना आसान नहीं था भूलना। वहाँ की खामोशी, वो औरत की मुस्कान, कुछ तो राज है जो आंखों से छुपा रह गया। बातें करते करते आखिरकार दोनों शिवपुरी पहुंच गए। रास्ते में वे एक चाय की टपरी पर रुक गए, जहां गर्म चाय की भाप और पकौड़ियों की खुशबू से माहौल अचानक हल्का और सुकून भरा लगने लगा। पास ही बैठे कुछ गांव वाले धीमी आवाज में आपस में हवेली का जिक्र कर रहे थे, जिससे वीरेंद्र के मन की बेचैनी और बढ़ गई। तभी चाय वाला उन्हें देखकर बोला, अरे बाबूजी और बहुरानी, आप लोग कहाँ से आ रहे हो? चेहरे थके थके लग रहे हैं, जैसे रात भर नींद ही नहीं मिली। हाँ भाई, मजबूरी थी। शिवपुरी जाते वक्त बारिश ने रास्ता रोक दिया तो उसी हवेली में ठहरना पड़ा। क्या कहीं उस पुरानी रुद्र हवेली में तो रात नहीं बिताई? लोग तो वहाँ पैर रखने से भी डरते हैं। कहते हैं वहाँ एक बच्ची और उसकी बूढ़ी दादी की आत्माएं भटकती हैं। जिसने भी उस हवेली में रात गुजारी है, उसके साथ कभी न कभी कोई अनहोनी जरूर हुई है। अंदर अजीब सन्नाटा था। हर कोने में कुछ अनकहा छिपा सा महसूस हो रहा था। और अब तुम्हारी बातें सुनकर तो दिल और भी बैठ गया। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो सरपंच जी से जरूर मिलना, वही असली राज जानते हैं। चाय वाले की बातें सुनकर वीरेंद्र का दिल बैठ गया। सावित्री की मुस्कान भी धीरे धीरे थम गई। हवेली में बीती हुई सारी बातें, छोटी सी लड़की की मासूम मुस्कान और बुजुर्ग अम्मा की रहस्यमयी आंखें, सब एक एक कर उनकी आंखों के सामने घूमने लगी। बैलगाड़ी अब सीधे सरपंच जी के घर की तरफ मुड़ गई और कुछ ही देर में वे सरपंच जी के घर के बाहर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने दस्तक दी तो तेज नजर वाले एक बुजुर्ग घर के बाहर आए। तुम दोनों ने सच में उस हवेली में रात गुजारी है? अरे वो जगह तो बरसों से शापित है। कहते हैं वहाँ जो बच्ची और उसकी बूढ़ी अम्मा दिखाई देती हैं, वे इंसान नहीं, आत्माएं हैं। उन्होंने बहुत पहले उस हवेली में अपनी जान गंवाई थी। और तब से हर आने जाने वाले को अपने साथ बांध लेती हैं। जो भी उस हवेली में एक रात गुजार लेता है, वो कभी दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाता। उन आत्माओं की पकड़ से कोई बच नहीं पाता। सरपंच जी, वो छोटी सी लड़की तो हंस रही थी, खेल रही थी, जैसे बिल्कुल मेरी दोस्त बन गई हो। लेकिन अगर वो आत्मा थी तो क्या उसका भी कोई अधूरा राज है? सरपंच जी, हम तो मजबूरी में वहाँ ठहर गए थे, और आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि ये आत्माएं हमें सचमुच नहीं छोड़ेंगी। तो बताइए, हम अपनी और मेरी गर्भवती पत्नी की रक्षा। शाम ढल चुकी थी। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और हवाओं में अजीब सी गंध थी, जैसे बरसों पुराने धुएं की।
बाहर गलियों में भी एक सन्नाटा पसरा था, मानो पूरा गांव किसी राज को छुपाकर खामोश बैठा हो। सावित्री ने पहली बार महसूस किया कि शिवपुरी की रौनक अचानक कहीं गुम हो गई है। सरपंच जी ने वीरेंद्र और सावित्री को अपने घर के अंदर एक बड़े से कमरे में बैठा दिया, लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगीं। पहले तो खिड़कियों पर दस्तक सुनाई दी और फिर दरवाजा अपने आप चरमराकर खुलने लगा। हवा का एक तेज झोंका कमरे के अंदर घुसा और पल भर में दिए की लौ बुझ गई। तभी कमरे के कोने से वही खिलखिलाहट गूंजी, ठीक वही हंसी जो पिछली रात हवेली में सुनाई दी थी। वीरेंद्र और सावित्री का मानो डर से खून ही जम गया हो। अचानक कमरे की दीवार पर परछाइयां उभर आईं। उनमें से एक परछाई एक छोटी सी लड़की की आकृति जैसी थी और दूसरी में बूढ़ी अम्मा का चेहरा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, मगर उनकी आंखें अंगारों जैसी लाल चमक रही थीं, मानो अंधेरे को चीरकर सीधे वीरेंद्र और सावित्री के दिल में उतर जाना चाहती हूँ। वीरेंद्र भैया, सावित्री दीदी, तुमने तो कहा था कि तुम हमारी दोस्त बनोगी। फिर अब क्यों डर रहे हो? कहा था ना, जो भी इस हवेली की दहलीज पार करता है वो हमारा हो जाता है। अब चाहे तुम भागो या छिपो, हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। तुम्हारा डर ही तुम्हारी कैद बनेगा। वीरेंद्र जी, वो देखो, वही लड़की है और उसके साथ अम्मा भी। मुझे बहुत डर लग रहा है, हमारे बच्चे को कुछ ना हो जाए। हे राम, ये तो वही हंसी है जो हवेली में सुनी थी। सावित्री, पास रहो। ये परछाइयां अब यहीं क्यों आ रही हैं? कहीं ये सचमुच हमारा पीछा तो नहीं कर रही? तभी सरपंच जी ने गांव के महान तपस्वी अग्निदेव महाराज को बुलाया। अग्निदेव महाराज, जो अपनी कठोर साधना और गहन तपस्या के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, उनके आगमन मात्र से ही लोगों के मन में श्रद्धा और साहस भर जाता था। तपस्वी आते ही हाथ में जलता हुआ दीपक उठाकर तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगे। उनकी गूंज से पूरी हवेली कांपने लगी। कुछ ही देर में वो परछाइयां दर्द भरी चीख के साथ गायब हो गई और छोटी लड़की व बूढ़ी अम्मा का चेहरा धुंधले धुएं की तरह हवा में विलीन हो गया। अग्निदेव महाराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब ये आत्माएं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। इन्हें शांति मिल चुकी है। ये आत्माएं उस हवेली से बंधी हुई थीं। अधूरी इच्छाओं और अधूरे कर्मों ने इन्हें शांति नहीं लेने दी। उन्होंने आगे बताया कि जो भी इस हवेली में कदम रखता है, उसकी जीवन ऊर्जा को ये आत्माएं अपने साथ बांध लेना चाहती हैं, ताकि अपने खालीपन को भर सके। ये सुनकर वीरेंद्र और सावित्री की जान में जान आई और अगली सुबह वे सुरक्षित गांव लौट आए, जहां शादी की खुशियां फिर से हंसी खुशी में रंग भरने लगी।